नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है कि कल हमने ये पहली टॉपिक अपना चैप्टर नंबर 1 पहली टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम चलेंगे दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है भारतीय आर्य भाषा। इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। तो भारतीय आर्य भाषा की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभाजित किया गया है। प्रथम को बोला जाता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक चली। उसके बाद आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, जो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक चली। फिर लास्ट में आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, जो 1000 ईस्वी से अब तक चल ही आ रही है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं हिंदी का विकास क्रम, तो हिंदी आने से पहले क्या था, हम सब पढ़ते थे संस्कृत, ठीक है। संस्कृत के बाद पाली के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश के बाद अपभ्रंश इसमें कन्वर्ट हो जाता है हिंदी में। अब यहाँ पे एक नोट दिया गया है। नोट ये है कि अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी के रूप में भाषा का एक और रूप प्राप्त होता है, जिसे कुछ विद्वान अवहट्ट नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? अवहट्ट नाम दे देते हैं। तो कुछ विद्वान इसे ही अपभ्रंश कहते हैं। समझ में आया? हिंदी और अपभ्रंश के बीच की कड़ी के रूप में भाषा का एक और रूप प्राप्त होता है, जिसे अवहट्ट या अपभ्रंश कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब अगर बात करी जाए अवहट्ट, तो इसका नाम जो है स्पष्ट रूप से उल्लेख विद्यापति के कीर्तिलता में मिलता है। उन्होंने कीर्तिलता में लिखा है कि देसिल बहना सब जन मीठा, ते तैसन जम्पाओ अवहट्टा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी विकास क्रम में, तो पहले संस्कृत को देववाणी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद पाली आती है। पाली जो कि बौद्ध धर्म की भाषा, भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। मतलब सिंपल सा समझिए, पाली को बौद्ध धर्म वाले बोलते थे। फिर आती है प्रकृति को जैन धर्म वाले बोलते थे। महावीर स्वामी की ये भाषा थी, उपदेश इन्होंने उसी में दिया था। अपभ्रंश, इन सब का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश कहलाया। और अपभ्रंश से जो निकल के आया उसे हिंदी बोलते हैं, जो आज के टाइम की आधुनिक, ठीक है, हिंदी कही जाती है, वो है, ठीक। अब बात आ जाती है कि यहाँ पे पॉइंट है कि आकृत मूलक यानी आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है, जबकि संस्कृत संयोगात्मक एवं अंग्रेजी वियोगात्मक भाषा है, ठीक। उसके बाद है विश्व की 10 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान तीसरा है, जबकि अंग्रेजी का प्रथम, ओके, और चीनी भाषा मंदारिन का स्थान द्वितीय है, ठीक। फिर उसके बाद आता है हिंदी को भारत की राजभाषा कहा जाता है, ठीक है। पॉइंट ये है बढ़िया, हिंदी को भारत की राजभाषा कहा जाता है। यदि राजभाषा के शाब्दिक अर्थ को देखा जाए तो इसका अर्थ है राजकाज की, ठीक है। इसका अर्थ है कि राजकाज की भाषा, अर्थात ऐसी भाषा जो किसी भी राज्य के राजकीय यानी सरकारी कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है। यदि ऐसा होता है तो उसे राज्य भाषा की संज्ञा यानी नाम दी जाती है। अब अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है कि हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, और इस देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहा जाता था पहले, ठीक है। और देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का ही एक परिष्कृत रूप है। इस प्रकार ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, वैसे ही देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है। यहाँ से हमें पता चला कि देवनागरी लिपि बाएं से, ठीक है, दाएं लिखी जाती है। अब बात करें हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया गया, ठीक है, था। इसीलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। या होप यहाँ तक आपको समझ में। अब इसमें है थोड़ी सी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो इसमें दिया गया है खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया, अर्थात मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है, ठीक। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की 18 बोलियां हैं। हिंदी की उत्पत्ति सौर सैनी अपभ्रंश से हुई। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की पूर्णतम इकाई वाक्य है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कहाँ लिखा था? ये अनुच्छेद 343(1) में
हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। संस्कृत को हिंदी की आर्यजन्य कहते हैं। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। भाषा की छोटी इकाई वर्ण यानी अक्षर है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी भाषा है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम कौरवी है। हड़ौती एवं ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान की बोली है। भोजपुरी भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, देहरादून, अम्बाला और सहारनपुर में खड़ी बोली अपने ठेठ रूप में दिखाई देती है। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था और अमीर खुसरो बड़ी बोली में खड़ी बोली में रचनाएं करते थे। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी भाषा की रचनाओं में मिलता है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ ही होता है बोलना या कहना। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह उपभाषा बन जाता है तो उसे देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। भारतवर्ष के लिए हिंदी का नाम सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने समझाया था। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की ठीक है। अब उसके बाद आता है विश्व की लगभग 33,000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। जयपुरी का स्थानीय नाम ढूंढाड़ी है। वाराणसी, आजमगढ़, इलाहाबाद, भभुआ आदि जिले काशी का भाषावादी क्षेत्र है। काशिका का विकास स्थल वाराणसी, काशी के नाम पर ही उसे क्षेत्रीय बोली का नाम काशिका पड़ा। अवधी शब्द का अर्थ है अवध की भाषा। भारत की संपर्क भाषा हिंदी एवं विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का सही क्रम कुछ इस प्रकार से है। पहले हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु, तमिल। अर्थात भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां आती हैं, जो इस प्रकार हैं। नोट: हिंदी भाषा की उत्पत्ति सारस्वनी अपभ्रंश से मानी जाती है। तो आप आ जाओगे यहाँ पे पहले अपभ्रंश। अगर हम बात करते हैं अपभ्रंश की, तो अपभ्रंश में यहाँ पे दिया गया है क्या कि सारस्वनी अपभ्रंश, मगधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश। सारस्वनी 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है पश्चिमी हिंदी, दूसरी है राजस्थानी हिंदी। यहीं अगर हम बात कर लें पश्चिमी हिंदी की, तो पश्चिमी हिंदी डिवाइड है खड़ी बोली या कौरवी में, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू 5 भाषाओं में है। और वहीं राजस्थानी हिंदी को करें तो ये भी 5 भाषा में है। इसे बोला ढूंढाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, हड़ौती। और मागधी अपभ्रंश यानी बिहारी हिंदी की बात करें 3 में है। एक को मगही बोलते हैं, एक को मैथिली बोलते हैं, एक को भोजपुरी बोलते हैं। अर्धमगधी अपभ्रंश जिसे पूर्वी हिंदी कहते हैं, अब इसे अवधी 3 भाषा में है भी है। 3 में एक अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक। खस अपभ्रंश जिसे पहाड़ी हिंदी कहते हैं, यहाँ पे गढ़वाली, कुमाऊनी ये आते हैं। ठीक। अब अगर आगे बात करें तो मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्र अपभ्रंश से हुआ। महाराष्ट्र ठीक है। दूसरा है कि सिंध भाषा का विकास ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ। और देवनागरी लिपि विशेष रूप से एक ऐसी भारतीय लिपि है जिसके अंतर्गत अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा होती है जिसे शिरोरेखा कहा जाता है। जैसे कमल, अगर हम बात करते हैं कमल, जैसे कि क्या है कमल कहाँ गया, जैसे कि कमल के ऊपर खींची गई क्षैतिज रेखा को शिरारेख कहते हैं, ये वाली। ठीक है। और देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली प्रमुख भाषाएं
हिंदी, संस्कृत, पाली, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, भोजपुरी, मगही, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, राजस्थानी, नेपाली, गढ़वाली, नागपुरी, आंगिका, खस एवं अन्य। भारत के प्रमुख ठीक है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रत्येक वर्ष भारत में विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। भारतीय दूतावास ने सर्वप्रथम नॉर्वे में विश्व हिंदी दिवस मनाया था। ठीक। विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार हिंदी विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी हिंदी, जिसे सारसोनी अपभ्रंश से विकसित हुई उपभाषा है। बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है और पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। यही बात अगर हम करें तो लाहदा एवं पंजाबी भाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये तो कंप्लीट हो गया और इसमें कुछ अगर रह जाता है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं करवा दूँगा। और इसको बस यहीं पे आज एंड करते हैं। अच्छा, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हर हर महादेव। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, बढ़ाएं। अभी मैं नया हूँ, ग्रो कराओ मुझे। थैंक यू, धन्यवाद बाबा।